हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात कर रहे थे। तो आज नेशनल लिटरेचर का जो ओरिजिन है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, उसके सिलसिले की पहली वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये करीब कोई 1350 से 1350 से 1400 तक का अरसा बनता है, और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ी अदब की इब्तिदा हुई है और किस तरह से उसके अंदर जज्बे क़ुबूल वतनी को सामने रखते हुए नॉर्मन्स के असरात, एंग्लो सैक्सन के मामलात, ये सारे मिल के एक आज की इंग्लिश जो हमारे सामने पहुंची है, वो हम तक उस हवाले से हम बात करने वाले हैं। तकरीबन 14th सेंचुरी के आखिरी जो 50 साल हैं, वो नहायत ही पुरशोभ वाक़या हुए, मगर उसी अरसे में कौमी शायरी के वो शाहकार हमारे सामने आए जिनको इंग्लिश पोइट्री की बुनियाद कहना चाहिए। और एक शायर ऐसा नुमाया हुआ जो ना सिर्फ अंग्रेज़ी का उसको कहा जाएगा फ़ादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बल्कि अपने मखसूस फ़न में उसे यूरोप के अजीम तरीन शुरा में शुमार किया जाता है। सियासी उफ़क़ पर इसी दौर में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। तकरीबन 1360 में ब्रिटनी का जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ ब्रिटनी, उससे एडवर्ड थ्री ने फ़्रांस के बड़े हिस्से पर इंग्लिश या इंग्लैंड का कब्ज़ा कायम रखा। मगर उस बादशाह ने बुढ़ापे के अंदर कुछ ऐसी नाअहली का सबूत दिया कि कौम उससे नफ़रत करने लगी। फिर उसका बेटे को कौम ने जिसको ब्लैक प्रिंस का नाम भी दिया गया, जब वो तख्त पर बैठा तो उसे भी जल्द ख़त्म करवा दिया गया। रिचर्ड टू का दौर शुरू हुआ और हर तरफ पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, बदअमनी फैलने लगी। जागीरदार, ज़मींदार, अवाम, फ़ौज सभी उस अहमक, उस जज्बाती और ज़ालिम बादशाह से बहुत तंग आ गए। सोशल लाइफ में एक ज़बरदस्त आफ़त एक प्लेग की सूरत में, एक ताउन की बीमारी की सूरत में सामने आई, जो 1349 से ऑलमोस्ट 1350 के बीच में है, जिसे ब्लैक डेथ का नाम भी दिया जाता है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसी के ब्लैक डेथ एक इवेंट था इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर, जिसने बहुत मुतासिर किया उस अंग्रेज़ी तारीख़ को या अंग्रेज़ी अदब के डेवलप होने के अंदर। तो इस आफ़त जो ताउन की सूरत में आई, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गईं और लाखों की तादाद में लोग हलाक हुए। इससे बचने का कोई चारा नज़र नहीं आया। फिर एक साहब जिसका नाम वाट टाइलर था, उसने कैंट के किसानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ उभर कर एक इनकलाब लाने की कोशिश की, और उसके हवाले से जिसको हम कह सकते हैं पेजेंट्स रिवोल्ट भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि उसके इनकलाब ने काफ़ी हद तक इस दौर को मुतासिर किया, और नॉर्मल ख़ानदानों के जागीरदारों ने अंग्रेज़ी जागीरदारों की मुखालफत की, और दोनों के ताल्लुकात हमें ख़राब होते नज़र आते हैं। जॉन विक्लिफ उसने एक मज़हब को एक नई सूरत दी, एक दाखिलियत देकर उसे फिर से ज़िंदा करने की तहरीक शुरू की, और पूरी कौम हमें दो फ़िरक़ों में तकसीम होती नज़र आती है। उन्हीं हालात में इंग्लिश लिटरेचर का पहला अहम दौर शुरू हुआ, और वो तमाम नकूश हमारे सामने ज़ाहिर होना शुरू हुए जिसको आज तक कौमी अदब की बुनियाद माना जाता है। हकीकत यह है कि उन तमाम परेशानियों के बावजूद सारी कौम इकट्ठी हो गई, और एक उसकी डिस्टिंक्टिव जो क्वालिटी थी जो सबके सामने, वो उनका मिजाज बन गया। इंग्लिश नेशन हर कौम की तरह बहुत सारी उसके सफ़ात की हामिल है, लेकिन उसकी ख़ास सिफ़त एक मख़सूस किस्म की केयरलेसनेस या लापरवाही से ज़िंदगी की जो मुसीबतें हैं उसको डिले करते रहना है और हंसते हुए उसको गुजारते रहना है। इस दौर में उस कौम की ये ज़हनियत खुल के सामने आती है। चुनांचे हालात की ख़राबी के बावजूद ज़्यादातर लोग ज़िंदगी के अंदर जो एंटरटेनमेंट है उसमें मसरूफ़ नज़र आते हैं, और मख़सूस इंक्लिनेशन रखने वाले लोग अपने शाहकार तख्लीक करते हुए नज़र आते हैं हमें। इस दौर में अगरचे कौम मुत्तहिद नज़र आने लगी, मगर उसकी ज़बान अभी तक एक नहीं हुई थी। मुल्क में तकरीबन 4 बोलियाँ, जिसको डायलेक्ट्स कहा जाए तो मुनासिब होगा, वो राइज थी, और हर डायलेक्ट का अपना एक अलग लिटरेचर था। मगर उनमें से 2 डायलेक्ट्स ने ख़ास तौर पर तरक्की की। एक मगरिब वेस्टर्न डायलेक्ट, और जिसमें लिखने वालों ने इंटरनेशनल फेम हासिल की, और दूसरी ईस्टर्न डायलेक्ट जो कुछ ही अरसे में बादशाह की ज़बान या हुकूमत की ज़बान और कौमी ज़बान कहलाने लगी।
مشرقی اور مغربی حصوں کی ڈائلیکٹس میں کافی نمایاں فرق تھا، مگر یہ فرق آہستہ آہستہ مٹتا گیا اور ایک مشترکہ زبان وجود میں آئی جو آج کل کی انگلش زبان جو بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کی بنیاد ہے۔ 14 سینچری کے تقریباً اوائل کے اندر یا نصف آخر کے اندر یا آخری 50 سالوں کے اندر جو ادب ہمارے سامنے آئے وہ مختلف ڈائلیکٹ سے تعلق تو رکھتا ہے، مگر ان سب لٹری پیسز کی زبانوں کو ایک ہی زبان مانا جا سکتا ہے اور اسی زبان کو قومی زبان بھی کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک الگ زبان ترقی کرتے کرتے آلموسٹ اسی درجے پہ آ جاتی ہے جس کو کہ اس کا ادب بھی قومی ادب کا ایک حصہ ہو گیا، اور یہ زبان بھی قومی زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس دور کے ادب کا مطالعہ کرتے ہمیں کچھ یہ جو فرق یہ اس کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس دور کا سرمایہ جو لٹری کاوشوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے وہ 4 نظمیں ہیں جن کے نام یہ ہیں دا پرل، پیورٹی، پیشنس اور سر گوین اینڈ دا گرین نائٹ۔ تو اس تو 4 بڑے شاعروں کی تصانیف ہے جن میں سے ایک دنیا کے بڑے شاعروں میں جگہ حاصل کر چکا ہے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں ان 4 نظموں کے بارے میں بات کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ۔